नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन CGPSC पे। हम CGPSC मेंस के पेपर 7 का पार्ट 1 विविध अधिनियम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत आज हम जानेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। यह अधिनियम क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसमें कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए हैं और हाल ही में 2019 में इस अधिनियम में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं तथा इसकी वर्तमान में इसका प्रभाव क्या है और चुनौतियां कौन कौन सी हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि CGPSC मेंस में इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अतः यह आवश्यक है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। सरकार के कुशल संचालन के लिए, लोकतांत्रिक आदर्शों की स्थापना के लिए, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए और जनता का सरकार के साथ जुड़ाव होने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 स्थापित किया गया। आइए जानते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 कब लागू हुआ। तो यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू है। जम्मू कश्मीर उस समय लागू नहीं था, लेकिन अब वह भी शामिल हो गया है। क्लियर है। इस अधिनियम में कुल 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो RTI एक्ट का लाने का उद्देश्य था, पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला, सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा, लोक प्राधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता लाना। शासन के कार्य में पारदर्शिता लाना। शासन और उसके उपक्रम को उत्तरदायी बनाना। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन भी इसमें शामिल है। संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता को बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना। नागरिकों के लिए RTI की व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वहीं प्रशासन में जन विश्वास तथा जन भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सूचना का अधिकार किसे कहेंगे? किसी नागरिक का वह वैधानिक अधिकार जिसके द्वारा वह अपने देश के सरकारी कार्यकरण से संबंधित सूचना को प्राप्त करने का अधिकार एवं अवसर रखता है, उसे हम सूचना का अधिकार कहेंगे। MPPSC में 30 शब्द में पूछा गया क्वेश्चन है कि RTI एक्ट के तहत सूचना किसे कहते हैं। तो RTI एक्ट की धारा 2 ग के तहत सूचना या इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे? तो किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख हो, चाहे दस्तावेज, ईमेल, ज्ञापन, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूना, मॉडल, आंकड़े, संबंधित सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। अतः किसी लोक प्राधिकारी के अधीन, विधि के अधीन कोई सामग्री जिसके तहत जो सारे दस्तावेज आपको बताए हैं वह इंफॉर्मेशन कहलाएगा। क्लियर है। अब चलिए जानते हैं कि अभिलेख की क्या परिभाषा दी गई है। अभिलेख किसे कहेंगे? तो अभिलेख के अंतर्गत धारा 2 अंगा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। इसमें आएंगे कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, या किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे और प्रतिकृति प्रति, या ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंब का पुनरुत्पादन, या किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री को हम अभिलेख कहेंगे। अब हम जानते हैं कि RTI एक्ट के तहत कौन कौन से अधिकार सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए कि किसी लोक प्राधिकारी के अधीन कोई सूचना धारित है तो
सूचना के अधिकार के तहत उस कृति, दस्तावेज और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार है आपको। दस्तावेज या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित लेने का अधिकार है। सामग्री के प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार है। डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना की, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी युक्ति में भंडारित है, अभी प्राप्त करना। तो 30 शब्द में यह क्वेश्चन आ सकता है कि आरटीआई एक्ट के तहत सूचना के अधिकार में कौन कौन से सूचनाएं शामिल हैं। तो यह 4 पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? यह अधिनियम की दायरा अर्थात कहाँ तक प्रभावशील है, तो वर्तमान में संपूर्ण भारत में यह अधिनियम लागू है। समस्त शासकीय निकाय में। दूसरा, समस्त एनजीओ में जो सरकार द्वारा वित्त पोषित या अनुदान प्राप्त है, तथा निजी संगठन में भी जो सरकार द्वारा अनुदानित या वित्त पोषित है, यह आरटीआई एक्ट लागू होगा। अर्थात यह अधिनियम कहाँ पर लागू नहीं होगा, तो देखिए इस अधिनियम के तहत किन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है, उसको देखिए। अब यह क्वेश्चन सीजीपीएससी 2018 में पूछा गया था कि आरटीआई एक्ट के तहत किस प्रकार की सूचना को प्रदान नहीं किया जा सकता। तो उसका आंसर है, देखिए कि आरटीआई एक्ट की धारा 8 के तहत वह सूचना जिसके प्रकट करने से देश की एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित या विदेशी संबंध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ऐसी सूचना जिससे अपराध का उद्दीपन होता है। तीसरा, जिसको न्यायालय ने प्रकट करने से निषेध किया है या जिसको प्रकट करने से न्यायालय की अवमानना हो। चौथा, जिससे संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है। पांचवा, जिसके प्रकट करने से वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार की गोपनीयता या बौद्धिक संपदा के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। छठवां, ऐसी सूचना जो विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई है। सातवां, किसी व्यक्ति को उसकी वैश्विक नातेदारी में उपलब्ध सूचना। आठवां, ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन से किसी व्यक्ति की सुरक्षा या जीवन को खतरा हो। नौवां, ऐसी सूचना जिससे किसी अपराध की जांच में रुकावट या शंका उत्पन्न होती हो। 10वां, मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिमंडल, सचिव एवं अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श सम्मिलित हैं। ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है या जिससे निजता का हनन हो। ये सब सूचनाएं जो है प्रदान नहीं किए जा सकते। क्लियर है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सूचनाएं कोई लोक प्राधिकारी या सरकार जनता से शेयर नहीं कर सकती। तो आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है। चलिए जानते हैं आरटीआई कैसे लगाते हैं और कैसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इसके लिए इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया है। तो अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होगा और प्रत्येक विभाग में अपीलीय प्राधिकारी होंगे। क्लियर है? अब धारा 6 कहता है आरटीआई फाइल या आवेदन करने की प्रक्रिया। कोई भी आवेदन आप लिखित, टाइप करके या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने की भाषा हिंदी, इंग्लिश या कोई सा भी क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। उसे निर्धारित फॉर्मेट में 10 रुपये के डाक टिकट या जो शुल्क भेजने के जो निर्धारित प्रारूप हैं उसके तहत आप जो है भेजेंगे। बीपीएल और आरक्षित वर्ग के लिए यह निःशुल्क है और उसके साथ कुछ जानकारी भी आपको भेजना होगा। अब आपने आरटीआई जो है चाहे डाक के द्वारा हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हो, आपने सूचना अधिकारी को भेज दिया है।
अब आवेदन का निराकरण सूचना अधिकारी के द्वारा, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा 30 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि विशेष कंडीशन हो अर्थात किसी के जिंदगी का सवाल हो तो 48 घंटे के अंदर आपको सूचना दे दी जाएगी। यदि यदि 30 दिन के भीतर आपको सूचना नहीं मिलता या सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास अपील करने का अधिकार होगा। धारा 19 में प्रथम अपील और द्वितीय अपील संबंधी प्रावधान दिया गया है। यदि लोक सूचना अधिकारी के सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपील जो है लोक प्राधिकारी से कर सकते हैं, जो 30 दिन के भीतर या अधिकतम 45 दिन के भीतर आपको सूचना प्रोवाइड करेंगे। यदि वहाँ भी आप संतुष्ट नहीं होते या सूचना नहीं मिलती तो आप द्वितीय अपील के रूप में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से अपील कर सकते हैं, जो आपको 90 दिन के भीतर जो है सूचना उपलब्ध कराएंगे। यदि जो अधिकारी हैं लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना प्राधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं करते आपको तय सीमा में तो उसके लिए दंड का भी यहाँ प्रावधान किया गया है। क्लियर है। और यदि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग भी आपको सूचना नहीं प्रोवाइड करते तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये पूरा ढांचा बना हुआ है आपको सूचना उपलब्ध कराने के लिए। अब देखिए, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए, अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग और अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार इसका गठन करेगी, जिसमें एक केंद्रीय सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। वहीं राज्य की बात किया जाए तो राज्य में भी एक सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होंगे। केंद्र में बात किया जाए तो केंद्र में केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में कौन कौन होंगे तो समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होंगे। साथ ही सदस्य में लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री इस समिति में होंगे। यह समिति अपनी सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से नियुक्ति करने के लिए। क्लियर है। वहीं राज्य की बात किया जाए तो राज्य में जो है राज्य सूचना आयोग का गठन जो है एक समिति की सिफारिश पर होगा। समिति में मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे और विपक्ष के नेता और मंत्रिमंडल का एक मंत्री सदस्य होंगे। इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल जो है राज्य में राज्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। अब बात आती है इनकी योग्यता की। योग्यता विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन, शासन का ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। अब चलते हैं निर्योग्यता में। तो निर्योग्यता क्या है? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है धारा 13 और धारा 16। धारा 13 जहां केंद्रीय सूचना आयोग के पदावधि और सेवा शर्तों की बात करता है, वहीं धारा 16 राज्य में सूचना आयोग के पदावधि और सेवा शर्तों की बात करता है। क्या कहते हैं कि इनका कार्यकाल 5 साल या 65 साल का होगा तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। वहीं वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा। अब इसमें क्या है, 2019 में हाल ही में संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है और इसके पक्ष में सरकार ने क्या तर्क दिए हैं और विपक्ष या आरटीआई कार्यकर्ता या पूर्व जो मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त जो है इसके संबंध में क्या कहते हैं उसको जानिए। देखिए, इसमें संशोधन ये हुआ है धारा 13 में कि इनका जो पदावधि, सेवा शर्तें हैं और पेंशन हैं यह अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अर्थात पहले जो 5 साल या 65 वर्ष
तथा जो वेतन भत्ते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान अब वैसा नहीं होगा। अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगा कि उनकी कार्यकाल कितना होगा, उनको कितना वेतन दिया जाना है, उनको पेंशन। पहले क्या था, पेंशन जो है, पेंशन पहले था कि पूर्व में यदि कोई पद पर रहा है और पेंशन पा रहा था तो वह पेंशन जो है उनके जो वेतन है उसमें से काट कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार डिसाइड करेंगे। क्लियर है? मतलब उनकी पदावधि सेवा शर्तों का निर्धारण अब केंद्र सरकार करेंगे, चाहे राज्य के मामले में हो चाहे केंद्र के मामले में हो। क्लियर है? तो यह संशोधन हुआ है, इसको आप ध्यान रखिए। और इस संशोधन के तर्क में जो है सरकार ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं संशोधन के पक्ष में कि जो चुनाव आयोग है और जो सूचना आयोग है ये दोनों अलग अलग जो है निकाय हैं। चुनाव आयोग जहाँ संवैधानिक संस्था है, उसकी कार्य प्रणाली जो है एकदम भिन्न है, वह संवैधानिक संस्था है, जबकि जो सूचना आयोग है यह एक विधिक निकाय है। अतः दोनों को कंपेयर हम नहीं कर सकते, दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान होना चाहिए। वही विपक्ष अपना तर्क देते हैं, विपक्ष आरटीआई कार्यकर्ता या पूर्व मुख्य सूचना जो आयोग है वह कि इससे जो है जो उच्च अधिकारी हैं अर्थात मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रभावित होगी, संघीय तंत्र जो है इसमें कमज़ोर होगा। क्लियर है? तो ये संशोधन हुआ है, इसको याद रखिए। अलग से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 में क्या संशोधन हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए किसमें संशोधन क्या हुआ है। अब देखिए त्यागपत्र। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जो है राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र देंगे, वहीं राज्य के मामले में जो है राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे। अब पद से हटाने के संबंधित प्रावधान 14 में दिया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा सकते हैं। वहीं राज्य के मामले में राज्यपाल जो है हाई कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर जो है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है राज्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आइए अध्याय 5 सूचना आयोग की शक्तियां एवं कृत्य। धारा 18 में सूचना आयोग की शक्तियां और उसके कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो सूचना आयोग व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करता है और उसकी जांच करने के बाद कार्यवाही भी करता है। किस प्रकार की शिकायत प्राप्त करता है कि जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं, सूचना प्राप्त न होना, चाही गई जानकारी देने से यदि कोई मना कर देता है, जानकारी निर्धारित समय से प्राप्त नहीं होता है, अनुचित फीस या रकम की अपेक्षा कोई करता है, मांगी गई सूचना यदि अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक होता है, जानकारी किसी अन्य विषय से संबंधित में होता है, तो इस प्रकार की शिकायतों को यह प्राप्त करता है और उसकी जांच करता है। और यदि यह समाधान हो जाता है कि जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है तो वहाँ वह उसके संबंध में जांच आरंभ भी कर सकता है। इस मामले में इन्हें यानी सूचना आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त हैं और जांच के दौरान किसी अभिलेख की परीक्षा भी ये कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा सूचना आयोग वार्षिक प्रतिवेदन जो है केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करता है और केंद्र सरकार जो है दोनों सदनों के समक्ष उस रिपोर्ट को रखते हैं। जब लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तब आयोग जो है आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। तो यह है सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य। क्लियर है? आरटीआई एक्ट का प्रभाव। इस अधिनियम का बहुत ही व्यापक प्रभाव रहा है, जहां प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित हुई है, वहीं प्रशासन में सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से रखा जाने लगा है, क्योंकि कभी भी सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों द्वारा सूचना मांगी जा सकती है। अधिकारियों अब सतर्क रहने लगे हैं, माफिया पर लगाम लगा है, घोटालों का उजागर होने लगा है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
अर्थात लोग अब आरटीआई के माध्यम से जानने लगे हैं, सरकार के जो कार्य है उसको जानने लगे हैं। जनता के पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है यह जनता अब जानने लगी है, अर्थात सरकार और जनता के बीच दूरी में कमी आई है। क्लियर है? और आप बहुत सारे प्रभाव इसमें लिख सकते हैं। वहीं यदि चुनौती को देखा जाए तो बहुत सारी चुनौतियां भी हैं कि राज्यों में सूचना आयुक्त के कई पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। आरटीआई मामलों की संख्या दिन ब दिन जिसके कारण बढ़ती जा रही है। आरटीआई के जो मामले हैं उनके निराकरण की गति बहुत धीमी है, जिससे जनता का विश्वास आरटीआई में से कम हो रहा है। आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकी दे दिया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी भी यह बहुत बड़ी चुनौती है आरटीआई को सफल बनाने में। वहीं गोपनीय जानकारी बोलकर जानकारी ना देना भी एक चुनौती के रूप में सामने आया है। यदि आंकड़ों को देखें तो आरटीआई में महिला भागीदारी जो है बहुत ही कम है। रिकॉर्डों को अर्थात सूचनाओं को सुरक्षित ढंग से नहीं रखा जा रहा है, यह भी एक मुख्य चुनौती है। कर्मचारी व आधारभूत ढांचा की कमी नजर आ रही है। और चुनौतियाँ कौन सी हैं? तो कई लोग क्या है आरटीआई से ब्लैक मेलिंग करते हैं, अर्थात आरटीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकप्रियता के लिए भी कुछ लोग आरटीआई करते हैं, किसी को परेशान करने के लिए। तो ये सब चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से सामना करना चाहिए, ठीक है, या इन चुनौतियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो आई होप आपको आरटीआई अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? तो मैंने जैसे आपको बताया कि आरटीआई के प्रमुख प्रावधानों को बताइए या आरटीआई की विशेषताएं लिखिए। आरटीआई एक्ट के तहत सूचना किसे कहते हैं या सूचना का अधिकार क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन और उनकी शक्तियों को लिखिए। 2019 में कौन से संशोधन हुए हैं? ठीक है, आरटीआई फाइल कैसे कर सकते हैं या वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इस प्रकार से मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल गया होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।